Hello everyone. So we are done with one part of the autonomic nervous system, that is the parasympathetic system. Now we'll start with a completely new topic, sympathetic nervous system. Again इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी जैसे कि पहले हमने पढ़ा है पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर्स एंड द न्यूरोट्रांसमीटर. तो इसमें भी विल स्टार्ट इन द सेम वे, विल गो फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर्स, देन विल स्टडी द सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड देन विल स्टडी द सिम्पैथोलाइटिक्स. So coming to the first part, the neurotransmitters. So here the neurotransmitter is norepinephrine or dopamine, any of the one. Now, how is norepinephrine or dopamine synthesized? मतलब norepinephrine बनता कैसे है? तो सबसे पहले we have tyrosin. टायरोसिन से जो हमारा एंजाइम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता है उसको डोपा में. डोपा डीकार्बोक्सिलेज से बनता है डोपामीन, एंड देन डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन. अब जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है दैट इज स्टोर्ड इन वेसाइकल्स. तो इसको वेसाइकल्स में लेके कौन जाएगा? वो होता है हमारा VM82 विच इज़ वेसिकुलर मोनोअमीनो ट्रांसपोर्टर. नाउ नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज़ होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो या तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो सकता है या तो डोपामीन रिलीज़ हो सकता है. एनी ऑफ द टू इज़ फाइन. दोनों के ही अलग अपने रिसेप्टर होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर और ये डोपामीन रिसेप्टर है. अब नॉरएपिनेफ्रिन का मेटाबॉलिज्म होगा MAO विच इज़ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज से. या तो इसका एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड होता है रीअपटेक करना, जिसके वजह से डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन का एक्यूमुलेशन ब्लॉक हो जाएगा. अब इसमें हमारे कौन से एंजाइम्स, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है और कौन से ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी. सबसे पहली बात, अगर टायरोसिन ही नहीं होगा तो हमारा आगे का पूरा मैकेनिज्म बंद हो जाएगा. उसके वजह से रेट लिमिटिंग स्टेप इज योर टायरोसिन से डोपा बनना, एंड द एंजाइम इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. नाउ अब अगर टायरोसिन की जगह हम एक ड्रग दे दें मीटायरोसिन will act as a competitive inhibitor of tyrosine hydroxylase. So this will therefore be used in malignant pheochromocytoma. अब क्यों malignant pheochromocytoma? malignant pheochromocytoma में मेनली क्या होता है? BP इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमारे कैटेकोलामीन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट. अगर हम कॉम्पिटिटिव ब्लॉक कर दे कैटेकोलामीन्स का बनना, तो ऑब्वियसली ये सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू VM82. नाउ VM82 इज ब्लॉक्ड बाय रेसरपीन, टेट्राबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन एंड रैल्बेनाजीन. जो रेसरपीन होता है दैट इज़ यूज्ड only in mild to moderate hypertension, but this is not important since hypertension के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे better drugs available होते हैं. So reserpine is not very important. However, tetrabenazine is a drug of choice for Huntington's chorea and drug of choice for tics associated with Tourette syndrome. जो टेट्राबेनाजिन के डेरिवेटिव्स होते हैं विच आर ड्यूटेट्राबेनाजिन एंड रैल्बेनाजिन, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टार्डिव डिस्काइनेसिया. Next, coming to the reuptake part. Now this reuptake is inhibited by cocaine. Now cocaine का mechanism of action क्या होता है? वो डोपामीन reuptake बंद कर देगा, तो डोपामीन का accumulation हो जाएगा in the synaptic cleft, right. ना एक बार accumulation हो गया तो उसके बाद हमारा डोपामीन रिसेप्टर्स पे काम करता रहेगा, स्पेसिफिकली D2 रिसेप्टर, जिसके वजह से एक हाई या किक मिलता है, जिसके वजह से एडिक्शन होता है, राइट. Now drug of choice for cocaine dependence would be bromocriptine which is a D2 agonist. Basically bromocriptine हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें कोकेन के एक्शंस को मिमिक करना है, बट इन अ लेसर एक्सटेंट या फिर लेसर. वाई ब्रोमोक्रिप्टिन इज़ अ D2 एगनिस्ट, राइट. एंड कोकेन ऑल्सो क्या करता है? कोकेन भी डोपामीन का लेवल बढ़ाता है जो कि जाके D2 पे एक्ट करता है. अब अगर हम ब्रोमोक्रिप्टिन दे तो ऑब्वियसली वो जो लेवल होगा ब्रोमोक्रिप्टिन D2 पे एक्ट करने का, वो कोकेन से कम होगा. तो हम धीरे करके कोकेन डिपेंडेंस कम करते हैं इन दिस वे, राइट.
नाउ हियर वी स्टडीड की टेट्राबेनाजिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हंटिंगटन्स कोरिया. यहाँ पे एक एडवर्स इफेक्ट होता है कॉमनली सीन विच इज़ डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन सीन विद नॉर एपिनेफ्रिन एंड पार्किंसोनिज्म सीन विद डोपामिन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ रिसेप्टर्स. दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, एंड बोथ आर GPCR. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एक एक करके रिसेप्टर्स पढ़ते हैं. सबसे पहले अल्फा रिसेप्टर. अल्फा 1 होता है और अल्फा 2 होता है रिसेप्टर्स. सबसे पहले अल्फा 1 की लोकेशन क्या होती है और अल्फा 2 की लोकेशन क्या होती है. तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, सेकेंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन है और बीच में सिनैप्टिक क्लेफ्ट है. तो जो अल्फा 1 होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन योर पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, एंड जो अल्फा 2 होता है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन योर प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन. राइट. अल्फा 1 इज़ GQ टाइप एंड अल्फा 2 इज़ GI टाइप. तो अगर हमें कंपेयर करना हो अल्फा 1 और अल्फा 2 को, तो पोस्ट साइनैप्टिक, प्री साइनैप्टिक, GQ GI. राइट. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले अल्फा 1 में ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड देयरफॉर BP इंक्रीज होगा. नेक्स्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा. रेडियल मसल ऑफ आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा लीडिंग टू मिड्रियासिस. देन GIT में, अब GIT हर जगह ये सारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा बिकॉज कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है सिंस इट इज़ अ GQ टाइप ऑफ रिसेप्टर. हावेवर GIT में जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, it stimulates calcium dependent potassium channel leading to the relaxation because potassium का efflux होने लगता है. Now एक क्वेश्चन ये होगा कि why is this not noticed in the case of parasympathetic या acetylcholine, जैसा हमने पहले पढ़ा है. तो when acetylcholine reacts with the M3 receptor, it increases calcium but potassium channels are also blocked at the same time. Therefore जो potassium channels होते हैं उनसे efflux ही नहीं होगा and therefore contraction होगा, ना कि relaxation. इसके अलावा लिवर और स्केलेटल मसल में जो फंक्शन होता है वो होता है इसका ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया करना, जो कि दो प्रोसेसेस करेंगे हमारे, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. नेक्स्ट कमिंग टू अल्फा 2 रिसेप्टर्स. नाउ अल्फा 2 रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन. तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारा नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगे तो इनिशियली वो अल्फा 1 पे काम करेगा. बेसिकली जब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन हो तो वो अल्फा 1 पे काम करेगा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन का तो वो अल्फा 2 पे काम करेगा. राइट. तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अल्फा 2 स्टिमुलेट हुआ, it blocks any further release of the norepinephrine, therefore acts as a central sympatholytic resulting in the fall of BP. So alpha 2 predominantly presynaptic membrane पे present होता है, but pharma exceptions तो रहेंगी. तो यहाँ पे exceptions क्या है, blood vessel में postsynaptically present होता है GQ type instead of GI type. Right. Now for example, क्लोनिडीन विच इज़ अ अल्फा 2 एगनिस्ट, हमने अगर स्लो इन्फ्यूजन दिया तो वो प्री साइनैप्टिक वाले अल्फा 2 पे काम करेगा, और यही हमने अगर फास्ट इन्फ्यूजन दिया तो वो पोस्ट साइनैप्टिकली काम करेगा और वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ जो ब्लड वेसल में जो अल्फा 2 होता है वो दो जगह पे होता है. राइट. प्री साइनैप्टिक एंड पोस्ट साइनैप्टिक. तो अब अगर हमने क्लोनिडीन दिया स्लो इन्फ्यूजन में तो वो प्री साइनैप्टिकली काम करेगा, और अगर हमने क्लोनिडीन का फास्ट इन्फ्यूजन दिया तो वो पोस्ट साइनैप्टिकली काम करेगा. पोस्ट साइनैप्टिकली वी नो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पे हमें पता है कि वेसो डायलेशन होता है. नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड एक्सेप्शन, बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ GQ GI प्रेजेंट होता है, देयरफॉर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होता है. तो अगर हम बात करें सिर्फ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की, तो अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर टुगेदर क्या इफ़ेक्ट लाते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले हमें पता है अल्फ़ा 1 क्या कराएगा, ग्लूकोज इंक्रीज कराएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा. कहाँ पे एक्ट करेगा, लिवर और स्केलेटल मसल पे. राइट. फिर अल्फ़ा 2 जो पोस्ट साइनैप्टिक होता है वो GI होता है, GI टाइप होता है, और वो डिक्रीज़ कराता है इंसुलिन को. तो इसके वजह से अगेन हाइपरग्लाइसीमिया होगा.
एक होता है हमारा बीटा 2 रिसेप्टर विच इज़ GS टाइप ऑफ रिसेप्टर। ये प्रेजेंट होता है लिवर में, स्केलेटल मसल्स में एंड बीटा सेल्स में। तो लिवर एंड स्केलेटल मसल्स में वो सेम एक्शन कराएगा एज अल्फा 1 विच इज़ हाइपरग्लाइसीमिया इफेक्ट। हावेवर बीटा सेल्स में ये इंक्रीज कराता है इंसुलिन को विच डिक्रीजेज ग्लूकोज एंड पोटाशियम QS, बट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ बीटा 2 इज स्टिल हाइपरग्लाइसीमिया। और ये मैकेनिज्म्स क्यों है बॉडी में, सिंस वी ऑल नो दैट हाइपोग्लाइसीमिया इज मच मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये सारे मैकेनिज्म्स है टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट वी आर डन विथ अल्फा रिसेप्टर्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बीटा रिसेप्टर्स। ऑलराइट, सो बीटा रिसेप्टर्स में वी हैव 3 टाइप्स, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो बीटा 1 इज प्रेजेंट इन योर हार्ट एंड योर किडनी। हार्ट में क्या कराएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा बिकॉज दे आर ऑल GS टाइप ऑफ GPCR रिसेप्टर्स, राइट। कैल्शियम इंक्रीज होगा लीडिंग टू इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट एंड कंडक्शन। नेक्स्ट किडनी में ये JG सेल्स में प्रेजेंट होता है। JG सेल्स में कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, रेनिन रिलीज करेगा लीडिंग टू इंक्रीज इन BP। नेक्स्ट कमिंग टू बीटा 2 रिसेप्टर्स, ये होता है दोनों मसल्स में, तीनों मसल्स में इनफैक्ट, स्मूथ मसल, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स में क्या कराएगा, ब्लड वेसल में वेसोडाइलेशन, ब्रोंकाई में ब्रोंकोडाइलेशन, यूट्रस में यूट्राइन रिलैक्सेंट। उसके साथ साथ ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है, हमने देखा यहाँ पे कैसे करता है, लिवर, स्केलेटल मसल और बीटा सेल्स में प्रेजेंट रहता है। प्लस ये पोटाशियम को डिक्रीज कराता है बिकॉज इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है। एंड दूसरा रीज़न है सोडियम पोटाशियम ATPase का इंक्रीज स्टिमुलेट होना। स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट कमिंग टू बीटा 3 रिसेप्टर्स, ये ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। ब्लैडर को ये रिलैक्स कराएगा तो नो मिक्ट्यूरेशन, ऑलराइट। एंड एडिपोसाइट में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को स्टिमुलेट कराता है लीडिंग टू लाइपोलाइसिस। अगर एक समरी देखे तो जो भी इफ़ेक्ट्स है हमारे, इफ़ेक्ट्स कौन से वाले हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो अगर हम देखें तो आई में मिड्रियासिस होगी। मिड्रियासिस मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्यूपल, राइट। इंक्रीज प्यूपल साइज क्यों हो रही है, जिससे कि फार विजन मिले, राइट, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ब्रोंकोडाइलेशन होगा फॉर मोर वेंटिलेशन, राइट। हार्ट स्टिमुलेट होता है, आइनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी फॉर मोर ऑक्सीजन सप्लाई। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होता है टू इंक्रीज BP। जो GIT है, GIT रिलैक्स करेगा बिकॉज इमरजेंसी में हमें GIT का कोई काम नहीं है, तो GIT रिलैक्स करेगा। नेक्स्ट कमिंग टू ब्लैडर एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये भी रिलैक्स करेंगे, राइट। यूट्रस रिलैक्स करेगा। नेक्स्ट कमिंग टू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमें इंक्रीज करना है, हाइपरग्लाइसीमिया लाना है, जिससे कि स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम ना हो। सिंपल, दैट्स इट फॉर today's class. We have learned the receptors as well as the neurotransmitters. So over here I have marked all the important questions that can be asked as MCQ for the entrance examinations, not for university. University के लिए सब कुछ पढ़ना है for second year, but जो entrance examination में important questions है वो मैंने ये green color से mark किए हुए हैं। जैसे रेट लिमिटिंग स्टेप टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर मी टायरोसिन का यूज़ का क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा, टेट्राबेनाजिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हंटिंगटन्स एंड टिक्स एसोसिएटेड विद टूरेट, देन योर ब्रोमोक्रिप्टन यूज्ड इन कोकेन डिपेंडेंस. So make a note of all of the drug of choices separately. It will be very useful for you eventually. Okay, that's it. Thank you guys. Thank you. And please tell me what I can modify or what do you want me to add, delete, whatever. Language problems, writing problems, anything that I can change, I would be happy to. Thank you so much.